स्वागत है दोस्तों बोर्ड परीक्षा पास आने वाली है, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद है कि अच्छी चलती होगी। दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम मैथ के 2 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जो जब से बोर्ड परीक्षा कंडक्ट हो रही है तब से वो क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि 2-3 बार मिस हो गया हो, लेकिन जो दूसरा वाला क्वेश्चन है आज तक कभी मिस ही नहीं हुआ और वो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, मतलब 8 नंबर में। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो अलग अलग टॉपिक से आते हैं और दोनों 8-8 नंबर के आते हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि आज तक ऐसा कोई सेट ही नहीं बना जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इसको मैंने पहले माना नहीं, फिर 4 घंटे उसको देखा, आंसर उठाया, लगातार ढूंढा, देखा, फिर देखा करे वो सही, मतलब जो बच्चे कह रहे थे, जो लोग कह रहे थे वो वास्तव में सच है। दूसरा क्वेश्चन तो मतलब ऐसा कोई सेट ही नहीं है जिसमें पूछा ना गया हो। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का 16 नंबर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने वाले हैं। 0 से हाई लेवल तक बताएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे। अगर आपको मैथ का ना अगर ए भी नहीं आता तब भी आएगा न्यूमेरिकल। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और दोनों मैथ के क्वेश्चन को आपको समझ लेना है और यही तैयार करना है। गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। आज आपके 16 नंबर पक्के, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन को देखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद दूसरा आएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दोस्तों ये इंटीग्रेशन का है जो बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। क्या है देखते हैं दोस्तों। ये प्रगुण वाले टॉपिक से है। क्वेश्चन ये है i बराबर 0 से पाई, ठीक, x dx अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x बराबर हमें लाना क्या है, बराबर लाना है पाई स्क्वायर अपान 2ab। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर में लमसम हर सेट में पूछा जाता है। लमसम मतलब ऐसा कोई सेट ही नहीं है जिसमें ना पूछा गया हो। आप लोग भी जाइए और आंसर को चेक कर लीजिए, तब मेरी बात पर आपको भरोसा होगा कि हाँ पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेंगे ना तो गारंटी के साथ यही आने वाला है। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, आने वाला है। चलिए अच्छा अब इसको हम जरा समझते हैं। तो हमें LHS लेके चलते हैं, RHS में लाना है तो चलिए ले लेते हैं भाई, बढ़िया सा सिंपल LHS लेते हैं। तो लिख लेते हैं इसको हम लोग i बराबर, दोस्तों ये i बराबर दिया नहीं है, हमने अपने मन से मान लिया था, क्वेश्चन ऐसे दिया होता है तो हमने इसको i बराबर मान लिया क्योंकि इंटीग्रेशन था। तो i बराबर क्या है क्वेश्चन 0 से पाई x dx अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। दोस्तों ये हमने लिख लिया। तो इस जो हमने ये जो क्वेश्चन लिख लिया है इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा अब इसमें प्रगुण हम 4 लगाएंगे, मतलब प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। प्रॉपर्टी 4 क्या है इसके बारे में P4 हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। P4 क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है, जैसे आपके पास कहीं पे लिखा है a से b और लिखा है fx dx, तो प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट को आपस में पहले जोड़ लेते हैं, फिर जो भी आता है उसको x में घटा देते हैं। मतलब ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। किसी किसी बुक में ये प्रॉपर्टी नंबर 5 भी है, मतलब प्रगुण 5 भी है, तो आप लोग उससे कंफ्यूज मत होना, बस प्रॉपर्टी आपको समझनी है। होता क्या है a से b, पहले a को b में जोड़ा जाएगा तो a प्लस b आएगा और जो भी आएगा x में घटा देंगे, मतलब क्या हो जाएगा a प्लस b माइनस का x। इसको हम लोग प्रगुण 4 भी बोलते हैं। इस वाली प्रॉपर्टी से होगा, ठीक, इस वाली प्रॉपर्टी से। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख देना प्रगुण 4 से। और किसी किसी बुक में ये प्रगुण 5 भी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि वहां 0 से स्टार्ट है तो प्रगुण 5 हो जाएगा। यहाँ हम लोग इसको प्रगुण 4 समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ ये है 0, यहाँ पाई, तो 0 में जब पाई जुड़ेगा तो पाई ही रहेगा क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है पहले लिमिट को जोड़ना है फिर x में घटाना है, प्रॉपर्टी ये कहती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 को पाई में जोड़ा तो बचा क्या, पाई, पाई बचा तो पाई को x में घटा दिया जाएगा। तो जब घटाएंगे तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस x dx लिखा है तो लिखा रहने देंगे। अच्छा जहां जहां दोस्तों x होगा वहां वहां ये हमें करना पड़ेगा। अब जैसे नीचे cos स्क्वायर x है तो यहां भी हमें करना पड़ेगा cos स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा पाई माइनस का x प्लस आगे क्या हो जाएगा b स्क्वायर
यहाँ है साइन स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर, और यक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस का यक्स। ठीक बात। अच्छा, एक स्टेप और जरा बढ़ाते हैं। आई इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से पाई, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, पाई माइनस यक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर। अच्छा दोस्तों देखो क्या, कॉस पाई को हम लोग क्या समझते हैं, 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा दूसरे कॉलम में जा रहा है, मतलब दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, लेकिन स्क्वायर लगा है इसलिए कॉस प्लस में ही हो जाएगा, और 180 पर वैल्यू बदलती नहीं है, मतलब कॉस है तो कॉस ही रहता है। तो कॉस पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो ये फिर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसी तरह से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, वो तो साइन थीटा होता है क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में जाता है और दूसरे में साइन प्लस होता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, जहां ना आए तो बता देना। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। कुछ बच्चे ये चीज समझ नहीं पाए होंगे, मतलब दोस्तों ये फार्मूला है कि cos 180 माइनस थीटा cos थीटा होता है, मतलब माइनस का होता है लेकिन स्क्वायर लगा था इसलिए प्लस में हो जाएगा, और sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है, और ये दूसरे में जा रहा है इसलिए ये प्लस में ही होगा ऑलरेडी। ठीक। अच्छा, इस वाले को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कर लेना है ऐड। तो यहां लिख देंगे कि समीकरण 1 में समीकरण नंबर 1 धन समीकरण नंबर 2, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, अच्छा दोस्तों जोड़ दिया जाएगा। अब जोड़ने पर जरा दिमाग लगाओ, लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट में और राइट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट में जोड़ा जाएगा। तो देखो इधर क्या है आई और इधर क्या है आई, इस वाले में तो आई आई मिलके क्या हो जाएगा 2i, तो यहां लिख लेंगे हो जाएगा 2i। अच्छा, 0 से पाई है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 0 से पाई, क्योंकि यहां भी 0 से पाई है। अच्छा जरा डिनोमिनेटर देख लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसका भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। तो जब सेम होता है तो जो अंश होता है वो जुड़ जाता है। बचपन में सिखाया जाता है कि जब हर बराबर होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं। बचपन में जब चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे प्राइमरी में, क्या कि जब हर बराबर होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, मतलब हर लाइन खींच के पहले हर को लिख लिया जाता है। लाइन खींचो, हर क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख लिया जाएगा और अंश को जोड़ दिया जाएगा। यहां अंश क्या है x प्लस यहां का अंश क्या है यहां का पाई माइनस एक्स, पाई माइनस का x, ठीक, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा dx। अच्छा जरा देखो यहां माइनस का x ये प्लस का x, ये वाले x से ये वाला x कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचेगा 2i बराबर 0 से पाई, 0 से पाई, उसके बाद केवल ऊपर पाई बचेगा, लिख लेंगे ऊपर हमारे पास बचा है पाई बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, ऐसा कुछ बच जाएगा। अच्छा दोस्तों अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी नंबर लगाएंगे 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 मतलब P6 लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है जरा आप लोग पहले समझ लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, अगर आपके पास 0 से a f(x) dx लिखा हुआ है तो प्रॉपर्टी नंबर 6 के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 2 आगे आ जाता है, 2 आगे आ जाता है और जो भी लिमिट होती है वो आधी हो जाती है। जैसे अगर a है तो ये a/2 हो जाएगा, मतलब a/2 और फिर वैसे ही लिख दिया जाएगा f(x) dx। तो इसी प्रॉपर्टी से, इस वाली प्रॉपर्टी से हम लोग लगा देंगे। तो जब इसमें लगाएंगे तो मतलब 2 आगे हो जाएगा और लिमिट हमारी जो है वो आधी हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा 2i बराबर 2 आगे आ जाएगा और हमारी लिमिट आधी हो जाएगी, 0 से हो जाएगा पाई/2 और बनेगा क्या हमारे पास ऊपर पाई अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो 2 यहां भी है यहां भी है, सेम है तो कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या i बराबर, यहां देखो ये पाई कांस्टेंट है, जब कोई कांस्टेंट संख्या होती है तो इंटीग्रेशन से बाहर खींच लेते हैं उसको, तुरंत बाहर खींचो, फेंको बाहर इसको,
है ना, मतलब जो है अगर किसी शेर के घर में बिल्ली घुस जाए तो बिल्ली को क्या कर दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है। वही चीज है, पाई को बेदखल कर दो, समाकलन से बाहर फेंक दो इसको, 0 से क्या हो जाएगा π/2, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा तो हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा a² cos² x प्लस b² क्या हो जाएगा sin² x dx। अच्छा दोस्तों, अब ऐसा बन गया है। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा करने वाले हैं अपने तरफ से। एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, cos² x से अंश और हर में हम लोग भाग कर देंगे। अंश cos² x से लिख देंगे अंश व हर में भाग कर में, भाग अंश व हर में भाग करने पर। इस तरह के सवालों में जब भी cos² या sin² दिख जाए तो सबसे पहले आप लोग यही भाग कर लिया करो। दोस्तों किसी किसी बुक में इसका सलूशन दूसरी तरह से दिया गया है तो वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। ये थोड़ा इसको छोटा करने का तरीका है, इस तरीके से आप लोग जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। और जो आपको दूसरी बुक्स में मिलेगा वो थोड़ा लेंथी तरीका है, आपको समझ में भी कम आएगा। इससे लगाएंगे तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। अच्छा, क्या हो जाएगा, i बराबर पाई को बाहर लिखा नहीं रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा 0 से π/2। अच्छा, अब ऊपर भाग करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 अपान cos² x आ जाएगा। अच्छा, नीचे जरा देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा a² cos² x बटे cos² x, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा b² sin² x बटे cos² x और पूरे का क्या हो जाएगा dx। किसी को कोई तकलीफ, अंश और हर में भाग करना था तो अंश में भी भाग कर दिया और हर में भी भाग कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ से cos² x कट जाएगा, बनेगा क्या हमारे पास, ये बनेगा i बराबर पाई, यहाँ हो जाएगा 0 से π/2। और दोस्तों 1 अपान cos² x क्या होता है, sec² x, ठीक है, रख दो। तो ऊपर हो जाएगा sec² x अपान नीचे a² बचा, ये तो कट गया है, ठीक बात, प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा b² और tan² x dx। अब tan कैसे हुआ, sin² x बटे cos² x, बचपन में पढ़ा था जब आप कक्षा 10 में थे, थोड़ा छोटे थे, क्या था sin बटे cos tan, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan² x। दोस्तों इतना तो क्लियर है। अभी तक अगर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो जरूर बता देना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कृपया दोबारा बता दीजिए तो हम दोबारा इसको बता देंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम b tan x को एक साथ ले लेंगे, तो मतलब i बराबर हो जाएगा क्वेश्चन ये पाई 0 से π/2, ये हो जाएगा sec² x अपान a² प्लस इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे b tan x, पूरे का कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर था इसलिए हमने होल स्क्वायर लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना दोस्तों। अब इस वाली चीज को हम मान लेंगे t, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है जब tan x को t हम लोग मानेंगे तो sec² x आ जाएगा, तो dx dt पूरा क्वेश्चन t में बदल जाएगा, t वाले फंक्शन में, फिर दूसरे टाइप से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे चलिए लेट कर लिया जाए, यहीं पे लेट कर लेते हैं, लेट क्या कि b tan x बराबर t, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो b तो कांस्टेंट है, आगे रहेगा, tan x का औकलन क्या हो जाएगा sec² x हो जाएगा, ठीक, बराबर dt का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dt/dx, ये हो जाएगा। अच्छा, dx हमें इधर लाना है तो ये भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास b sec² x dx बराबर dt, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो सवाल में तो b है नहीं तो हम लोग b को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, मतलब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास मतलब sec² x dx बराबर 1/b इंटू dt, ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब ये जो b है वो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब sec² x dx इधर बच जाएगा, b उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/b इंटू dt। चलिए, और एक बात और दोस्तों जानो, जब हम लोग किसी भी चीज को t मानते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं तो इसकी लिमिट चेंज हो जाती है। लिमिट चेंज भी कर लेते हैं, क्या कि जब x बराबर 0 थी, लिमिट क्या थी, x बराबर 0, तो t बराबर क्या आएगी, जरा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। t
t बराबर क्या आएगी, यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो tan 0 हो जाएगा। देखो जब x बराबर 0 तो यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा हमें, x बराबर 0 रखेंगे तो tan 0 बनेगा। tan 0 का मान क्या होता है 0, मतलब यहाँ हो जाएगा 0। दूसरी कंडीशन में जब x बराबर π/2 थी तो t बराबर क्या बनेगी, देखेंगे यहाँ जब यहाँ हम लोग π/2 रखेंगे, π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan 90, और tan 90 का मान क्या होता है इनफाइनाइट, मतलब हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट, मतलब हमारी नई लिमिट क्या आएगी 0 से इनफाइनाइट। जब फंक्शन t का होगा तो लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट, ऐसी कुछ लिमिट हो जाएगी। चलिए हम लोग अब कर लेते हैं इसको थोड़ा और सॉल्व। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन i बराबर इंटीग्रेशन, नई लिमिट हमारे बन के रेडी हो जाएगी। दोस्तों आगे पाई था, इसको मिस मत करना, हम यहाँ पे है ना मिस नहीं करना, नहीं तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा मिस्टेक। यहाँ नई लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। ये वाली चीज जरा गौर कीजिएगा, सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर dx को हम लोग क्या लिखेंगे 1/b इंटू डी टी, ये लिख लेंगे। अच्छा, और नीचे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर रहने देंगे, 1/a² प्लस इस वाली चीज को दोस्तों हमने क्या मान लिया है, इस वाली चीज को हमने मान लिया है t, इस वाली चीज को हमने मान लिया है t, तो यहां हो जाएगा t स्क्वायर इंटू 1/b इंटू डी टी। अब कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाए होंगे 1/b कैसे आया दोस्तों, सेक स्क्वायर x dx के यहाँ पे 1/b dt आएगा, मतलब इस वाली जगह पे। ये तो ऐसे लिख दिया, इसको भी ऐसे लिख दिया, इस वाली जगह पे हमने ये लिख दिया, ठीक बात। अच्छा 1/b को हम ले लेंगे बाहर, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई तो है ही है, तो ये हो जाएगा π/b, और ये लग जाएगा 0 से इनफाइनाइट 1/a² प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। दोस्तों ये वाला कौन सा फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता कौन सा है 1/a tan इनवर्स x/a, लगा देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i इक्वल्स टू π/b, तो 1/a, तो 1/a आ जाएगा, इंटू क्या होता है tan इनवर्स x/a, मतलब tan इनवर्स x की जगह पे है t/a। लिमिट हम लोग अप्लाई कर लेंगे 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा i बराबर π/a और b हो जाएगा, ठीक। जब लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट मतलब क्या हो जाएगा tan इनवर्स t की जगह पे रखेंगे इनफाइनाइट, तो यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट t की जगह पे 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0, ठीक बात। अच्छा अब जरा और गौर करिएगा, i बराबर ये हो जाएगा π/ab इंटू tan इनवर्स तो ही है दोस्तों। अच्छा इनफाइनाइट में tan में किसका मान होता है 90 का होता है, तो यहाँ पे रख देंगे, मतलब 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan π/2 माइनस 0 किसका मान होता है tan 0 का होता है, तो मतलब वो तो पूरा पार्ट 0 ही हो जाएगा। यहाँ tan से tan न्यूट्रल हो जाएगा, तो i बराबर क्या आ जाएगा, i बराबर π/ab इंटू tan से tan न्यूट्रल हुआ तो बचेगा सिर्फ क्या π/2 बचा। अच्छा पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 आगे लग जाएगा, मतलब क्वेश्चन क्या आ जाएगा i बराबर π²/2ab। शायद दोस्तों हमें यही लाना था, और ये हो गया प्रूव्ड। दोस्तों देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन इसीलिए जो है हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और ये रहा इसका एग्जैक्ट आंसर। आंसर क्या, LHS बराबर RHS। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितनी आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये वाली प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको P4 करके दिया गया है, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 करके दिया गया। एक P 0 से स्टार्ट है, तो अगर 0 को आप 1 काउंट करेंगे तो फिर ये 5वें नंबर पर जाएगा, लेकिन अगर P 0 को 0 ही मानेंगे तो फिर ये प्रॉपर्टी नंबर 4 जाएगी, ठीक। इसलिए हमने प्रगुण यहाँ 4 लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्तों इस वाले मतलब क्वेश्चन को इतने अच्छे से तैयार करना है, इतने बार लगाना है, इतनी बार लगाना है कि सवाल भी माफी मांगे कि अरे भैया छोड़ दो, कितना रगड़ोगे, छोड़ दो, माफ कर दो, अब हमको न रगड़ाओ। इसको जरूर तैयार कर लो, अनसॉल्व में देख लो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, लमसम हर सेट में पूछा गया, लमसम हर सेट में पूछा गया। इसलिए इस वाले क्वेश्चन को आपको तैयार करना ही करना है।
हर हालत में हर कीमत पे तैयार करना है, क्योंकि 8 नंबर का सवाल है। ठीक, और जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आज तक ऐसा कोई सेट ही नहीं बना जिसमें ना पूछा गया हो। चलिए उसको भी देख लेते हैं। बहुत बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज की इस वीडियो में 16 नंबर की क्लास हो गई कंफर्म कंफर्म कंफर्म। 16 नंबर आपके पक्के। अगर आपने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा, इनको पढ़ेंगे 16 नंबर आ जाएंगे, गारंटी के साथ आएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा और आप 2 दिन में बोर्ड एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। अब मेरे चैनल पे जो सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं का सॉल्यूशन फिजिक्स और मैथ का दिया जा रहा है, इसलिए चैनल पे कंटिन्यू हो जाइए। और दोस्तों अगर पढ़ाने का तरीका जरा सा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे अभी पहली बार आए हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो कंटिन्यू पूछा ही जा रहा है वो क्या है कि आव्यूह विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। दोस्तों ये आव्यूह का एक क्वेश्चन है जिसमें 3 समीकरण दिए होते हैं और उसमें x, y, z के मान बताने होते हैं, वो भी आव्यूह विधि से। ये क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा जाता है और 8 नंबर में थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए पूछते हैं। कठिन नहीं होता है, केवल थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए, ताकि बच्चों को टाइम लगे लगाएं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है जरा पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग समझते हैं धीरे धीरे करके। क्वेश्चन ये है कि x + 3y + 3z = 16। क्वेश्चन है x + 3y + 3z बराबर दिया गया है 16। दूसरा इक्वेशन है x + 4y + 3z = 18। मतलब x + 4y + 3z = 18। और क्या दिया गया, x + 3y + 4z। मतलब x + 3y + 4z = x + 3y + 4z = 19। कह रहा है कि आव्यूह विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। मतलब x, y और z के मान हमें बताने हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, एकदम मजा आने वाली है। चलिए सबसे पहले हम लोग इनको पहले तो आव्यूह के रूप में लिखेंगे। आव्यूह के रूप में कैसे लिखेंगे, मतलब इनके आगे वाले जो गुणांक हैं उनको लिखेंगे। जैसे x के आगे का कोई गुणांक है तो कुछ नहीं दिख रहा है तो हम लोग 1 मान लेते हैं, किसके आगे कितना है, 1 है। तो इनके वाले गुणांकों को पहले हम लोग मैट्रिक्स में भर लेते हैं। तो x के आगे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लिए, इसी प्रकार से इसके आगे भी 1 मान लिए हैं और इसी प्रकार से इसमें भी 1 मान लिए। ठीक है, यहाँ y के आगे 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे, यहाँ भी 3 है तो 3 लिख देंगे। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4, ऐसे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद x, y, z को एक दूसरे डब्बे में भर देंगे। यहाँ पर भर देंगे x, यहाँ पे y और यहाँ पे z, ऐसे। और जो बराबर के उधर है उनको भी मैट्रिक्स में हम लोग डाल देंगे। क्या, 16, 18 और 19, ऐसे भर देंगे। ठीक बात, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत या तकलीफ हो तो तुरंत कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इस वाली जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग A मान लेंगे। ठीक, ये वाली मैट्रिक्स को हम कैपिटल X मान लेंगे, बराबर इस वाली मैट्रिक्स को हम लोग B मान लेंगे। ठीक, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x, y, z की वैल्यू निकालनी है, तो a को हम लोग उधर भेजेंगे। तो इसकी पावर अभी प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। क्यों, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड से ऊपर जाएगा तो पावर के -1 हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा a इनवर्स b, ऐसा कुछ बनेगा। दोस्तों इसी से हमें x, y, z के मान मिलेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, a इनवर्स, फिर जो भी टेबल आएगी a इनवर्स को उसको हम लोग b से कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर मजा आएगा। ठीक, अच्छा a इनवर्स कैसे निकलता है? a इनवर्स के लिए पहले हमें तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालना है, मतलब सारणी को, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि हमें सबसे पहले निकालना है सारणी के। अगर इसका मान 0 आ गया तो फिर a इनवर्स कभी भी निकाला नहीं जा सकता है। मतलब सारणी a का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। 0 आ गया अगर सारणी a का मान तो फिर a इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता,
किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। ठीक बात, मतलब 2, 3, 4, 5 या माइनस में कुछ भी आए लेकिन आना चाहिए, बस जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर ए इनवर्स आप नहीं निकाल पाएंगे, ये कंडीशन होती है। ठीक बात, समझे? तो चलिए, अच्छा पहले तो इसको हम लोग सारणिक ए निकाल लेते हैं। हमें निकालना है सारणिक ए, तो पहले तो इसको हम लोग सारणिक में भर लेते हैं। क्या? 1, 1, 1 और 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 4। चलिए, अच्छा इसको निकालते हैं जरा। होता क्या है दोस्तों, ये वाली पूरी को ऐसे हम लोग क्रॉस मान लेते हैं, यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का और ये क्या होता है प्लस का। जब हम लोग प्रसार करते हैं तो जब +1 लेते हैं, यहाँ पे जब +1 लेंगे तो इसके सामने जो भी पड़ता है वो कैंसिल मान लिया जाता है। मतलब ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, मतलब हट जाएगा, इसको मूंद लिया जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 4 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 16, माइनस इसका इससे कराएंगे तो 3 तरह का कितना हो जाएगा 9। ठीक बात। अच्छा दोबारा में इसको लेंगे माइनस का 3, जब माइनस को इसको लेंगे तो इसके सामने जो भी पड़ेगा वो कट जाएगा, मतलब ऊपर वाली तो कट ही है एक प्रकार से, ये नीचे पड़ रहा है इसके सामने तो ये भी कट जाएगा। 4 का 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब माइनस का, क्योंकि जब दोस्तों इधर करने के बाद इधर जाते हैं तो माइनस ऑलरेडी लगा देते हैं, जब 3 का 1 से कराएंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3। ठीक। अच्छा अब ये वाला प्लस का 3 ले लेंगे, प्लस का 3 लिया तो इसके जो नीचे पड़ेगा वो कट जाएगा, ऊपर वाली तो टेबल कटी ही है, ये वाली कट जाएगी तो इसका इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस जब इसका इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा 16 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 में अगर 9 जाएगा तो 9, 7, 16 शायद, है ना, 9, 7, 16 होते तो यहाँ 7 बच जाएगा, 1 से गुणा कराएंगे तो 7 ही रहेगा, 7 एकम 7। ठीक, यहाँ माइनस का 3, 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक बात, यहाँ प्लस का 3, यहाँ 4 में 3 घटेगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 1 हो जाएगा। इसको जरा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सारणिक ए का मान आ जाएगा 7 और ये माइनस का 3, माइनस का ये वाला 3 और ये वाला भी माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 6। क्यों? माइनस का 3 माइनस का 3 तो हो जाएगा माइनस का 6। मतलब मेरा सारणिक ए का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब ए इनवर्स निकाला जा सकता है, लेकिन अगर ये 0 आ जाता तो फिर ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता था, मतलब वहीं से बात ही खत्म हो जाती, फिर एक्स वाई जेड के मान सभी के 0 आ जाते, मतलब बात ही खत्म हो जाती। ठीक, तो ये आ गया 1 आ गया। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा अब हमें इनके सभी के उपसारणिक निकालने होंगे। उपसारणिक का मतलब दोस्तों, अब ये जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहली पंक्ति पहला कॉलम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पहली, ये जो पंक्तियां हैं ऐसे इनको रो बोलते हैं और इनको बोलते हैं कॉलम। तो ये पहली पंक्ति लेकिन कॉलम नंबर दूसरा, ये पहली ही पंक्ति है लेकिन कॉलम नंबर तीसरा, ऐसे चलता है। और इनके साइन भी जरा समझ लेते हैं, यहाँ ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसा होता है। मतलब आप ये समझें, अगर वो ऑड नंबर पर पड़ेगा तो माइनस लिया जाएगा, इवन नंबर पर पड़ेगा तो प्लस लिया जाएगा। मतलब जैसे अब आपको समझाते हैं कैसे, हम क्या कह रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमें निकालना है A11 निकालना है तो हमें उपसारणिक पहले बनानी पड़ेगी A11 की। उपसारणिक का मतलब पहली पंक्ति और पहला कॉलम हट जाएगा। ये जैसे ये वाला है तो ये पहली पंक्ति और ये पहला कॉलम हट जाएगा। ये जो 4 टर्म बने हैं इन्हीं को इसमें लिख दिया जाएगा। क्या? 4, 3 और फिर 3, 4, 3, 4। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 4 का 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, माइनस इसका इससे करेंगे 3 तरह का 9। ठीक, तो मतलब A11 हमारे पास क्या आएगा, 16 में 9 जाएगा तो 7 आएगा। लेकिन दोस्तों एक बात जरा गौर कीजिएगा, अगर इन नंबरों का जोड़ सम है तो चिन्ह प्लस में लिया जाएगा, अगर नंबरों का जोड़ विषम है तो माइनस में लिया जाएगा। बात समझे? जैसे 1, 1 क्या हुआ 2, तो मतलब ये जो 7 है वो प्लस का लिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 1, 2 आएगा तो अगर जोड़ क्या होगा 3 आ जाएगा, तो विषम आएगा तो फिर माइनस लेना पड़ेगा। मतलब क्यों ऐसा दिखाते हैं। अच्छा अब हमें दूसरा निकालना है, पहले क्या A12 देखो 1, 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी लगा लेंगे। ऐसा निकालने के लिए ऐसा लगाते हैं। अच्छा इसमें क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन जरा समझिए कि पंक्ति पहली है लेकिन कॉलम इस बार दूसरा है, ये वाला, मतलब ये वाली चीज हट जाएगी, ये बचेगा क्या 1, 3, 1, 3, 1, 4, ये 1, 4
ऐसा कुछ बचेगा। तो दोस्तों अब इसको हम लोग शॉर्टकट में करेंगे, ज़्यादा लंबा ना करके, अब जल्दी जल्दी कर लेंगे। A12 बराबर माइनस ऑलरेडी लगा लेंगे, 4 का इससे कराएंगे क्या हो जाएगा 4, माइनस इसका इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन इस वाले माइनस से माइनस का 1 आ जाएगा, मतलब A12 की वैल्यू आ जाएगी, A12 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1। ठीक, अब A13 निकालेंगे हम लोग, A13 तो 13 मतलब जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 में प्लस लिया जाएगा। अच्छा 13 में जरा देखते हैं, इस बार ऊपर वाली तो कैंसिल ही रहेगी, इस बार ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा क्या 1 4 1 3 1 3, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा हम लोग। A13 इसको इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3, माइनस इसको इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 3 में 4 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, मतलब A13 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस की 1। ठीक बात। अच्छा अब A हम लोग 21 जरा सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ देखो 2 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 3 होएगा, मतलब विषम आ रहा है, मतलब माइनस लगा लो। ठीक बात, माइनस लगाओ। अब जरा इसी टेबल में समझो, इसी में आप लोग जरा गौर कीजिएगा। अब कौन कैंसिल हो रही है, ये बीच वाली कैंसिल होगी, और ये क्योंकि 2 1 दूसरी पंक्ति की बात चलने लगी है, इस वाली पंक्ति की बात चलने लगी है, मतलब ये वाली पंक्ति कैंसिल होगी और पहला कॉलम मतलब ये कॉलम हट जाएगा। इसके बाद जो टर्म बने क्या बने 3 3, यहाँ लिख देंगे 3 3 और यहाँ 3 4, यहाँ लिख देंगे 3 और 4, ऐसा कुछ लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको जरा और सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस इसका इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो हो जाएगा 4 3 12 माइनस 3 3 का 9। ठीक, तो A21 बराबर 12 में 9 जाएगा कितना बचेगा 3, माइनस लगा है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तकलीफ कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात। अच्छा अब हम A21 निकाल लिए हैं, अब निकाल लेते हैं A22। इसी तरह से हम दोस्तों सब निकालेंगे। A22 दो जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, मतलब चिन्ह लिया जाएगा प्लस का, तो प्लस लिखो अन्यथा ना लिखो। मतलब इस बार किसकी बात हो रही है, इस वाली पंक्ति को छोड़ दो, अब इस वाले टर्म की बात हो रही है। तो बचे क्या है 1 3 1 4, क्या बना 1 3 1 4, ऐसा कुछ बना। ठीक, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका इससे कराएंगे तो A22 हमारे पास क्या आएगा, 4 का 1 से कराएंगे तो 4 1 4, माइनस 3 का 1 से कराएंगे तो 3 1 3, 4 में 3 कराएंगे तो क्या हो जाएगा A22 हो जाएगा 1। अब दोस्तों थोड़ा हम लोग डायरेक्ट करेंगे, अब जो है यहीं पर कर लेंगे, अब यहाँ करने की जरूरत नहीं। जैसे अगर A23 हमें निकालना है तो 2 3 कितना हो जाएगा 5, माइनस लगाएंगे। अब जरा डायरेक्ट करना सीखो, आप लोग इतनी बार में आप सीख गए होंगे उम्मीद करते हैं। डायरेक्ट करेंगे इसलिए क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतना टाइम आप लोग वेस्ट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर आप पूरा क्वेश्चन आपको मैनेज करना है, 3 घंटे में आपको पूरा पेपर हल करना है। इतना ज़्यादा इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे तो फिर करते ही रहेंगे, करते रहो, कब तक करते रहोगे भैया। ठीक, हाँ A23 मतलब इस बार तीसरा कॉलम खत्म होगा, ये वाला कॉलम खत्म होगा, मतलब बचेगा ये और ये 3 का 1 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस इस वाले 1 का इस वाले से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब A23 हमारा 0 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा अब निकालेंगे A31, तो 3 में 1 जोड़ेंगे मतलब 4, मतलब प्लस की लिया जाएगा। अच्छा ठीक बात, 31 की बात में ज़रा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस बार अब कौन सा कॉलम हट जाएगा हमारा, 31 की बात होने जा रही है, मतलब अब इस वाली पंक्ति ये खत्म हो जाएगी और पहला कॉलम खत्म हो जाएगा, मतलब ये वाला बचे हमारे पास क्या, हमारे पास ये 4 अवयव बचे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, माइनस ये इस वाले 4 का इस वाले 3 से हो जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलिए इसमें घटा दो, तो A31 हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 में 9 जाएगा तो माइनस का 3। इसी प्रकार से A32 हम लोग निकाल लेते हैं। A32 देखो 3 2 कितना हो रहा है 5, मतलब माइनस ऑलरेडी लिख लिया जाएगा पहले से ही, ठीक है ना। अच्छा 32 मतलब यहाँ से ये हटकर, ये यहाँ से हटकर अब इस वाले को शिफ्ट कर देगा, तो 3 का 1 से गुणा और इस वाले 3 का 1 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 3 कम 3, इस वाले 1 से कराएंगे तो इसका कराएंगे तो 3 कम 3, तो दोनों 3 में 3 घट जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब A32 हमारा भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। उम्मीद करते हैं ये चीज सरल है, मतलब एकदम सरल है, बस छोटी छोटी मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए थोड़ा हम फास्ट वे में कर रहे हैं। A33 3 3 6 प्लस रहेगा, ठीक बात। 33 मतलब अब ये वाला यहाँ से हटकर ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी। जब ये वाली चीज कैंसिल होगी तो बचेगा हमारे पास क्या, ये 4 का x कराएंगे तो 4 एकम 4 माइनस इसका x कराएंगे तो 3 एकम 3, ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब हमारे पास A33
3 3 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ठीक बात। अच्छा दोस्तों, अब ये जितने भी हमने उप सारणी निकाली है, इसको एक नई सारणी में भर देंगे, उसको हम लोग नाम सी दे देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ए दे दिया है, बी भी दे दिया है, उसको हम लोग सी में धर देंगे। सी में इसको हम लोग सभी रख देंगे सीरियल से, जैसे जो थे वैसे रख देंगे। ठीक, सबसे पहले क्या था मेरे पास, सबसे पहले आया था A11 7 आया था, तो यहाँ लिख देंगे 7। उसके बाद A12 -1 आया था, तो यहाँ लिख देंगे -1। ठीक बात। A13 हमारे पास आया था -1, तो यहाँ भी लिख देंगे -1। अच्छा, उसके बाद A21 आया था -3, लिख देंगे -3। ठीक बात। अच्छा, A22 आया था 1, यहाँ लिख देंगे 1। A23 0, तो यहाँ 0। A31 आया था -3, लिख देंगे -3। A32 0, लिख देंगे 0। अच्छा, A33 1, लिख देंगे 1। ठीक बच्चों, एकदम ठीक रहा। अच्छा, अब जरा हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ए। दोस्तों, एडजॉइंट ए क्या होता है, जरा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। एडजॉइंट ए मतलब इसी सी का परिवर्त, ट्रांसफॉर्म को हम लोग डैश या फिर टी से लिख सकते हैं। परिवर्त दोस्तों क्या होता है, मतलब जो पंक्तियों में संख्या लिखी गई है, मतलब ये जो पंक्तियों में है, मतलब जो ये पंक्तियों में है, इनको कॉलम में कर दो। इस वाली पंक्ति को पहले कॉलम में, इस वाली पंक्ति को दूसरे कॉलम में, और इस वाली पंक्ति को तीसरे कॉलम में। मतलब पंक्तियों को हम लोग कॉलम में लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक बात, मतलब इनको ऐसे ऐसे करके घुमा के लिखेंगे। तो जैसे 7 है तो माइनस का मतलब 7 -1 लिख दिया। अब इस वाले पंक्ति को दूसरे कॉलम में लिखेंगे, मतलब -3 1 0। इस वाले को और लिख देंगे -3 0 1। दोस्तों, ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। ठीक। अच्छा, अब एडजॉइंट ए के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए के बाद हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का पहले फार्मूला जरा समझते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपान सारणिक ए, ऐसा कुछ। ठीक, चलिए ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स बराबर सारणिक ए का मान जरा देखते हैं क्या आया था। स्टार्टिंग में हमारे पास ये देखो, ये था 1 था, तो हम लोग 1/1 रख लेंगे और एडजॉइंट ए की वैल्यू रख लेंगे। एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है, ये क्या आई है, इसको जरा रखते हैं हम लोग। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, 7 -3 7 -3 उसके बाद -1 1 0 -1 1 0, उसके बाद -1 0 1, उसके बाद हमारे पास क्या है -1 0 1 0 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। उबना नहीं भाई, उबोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो न्यूमेरिकल समझ, जब आपको क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने, जो कंपलसरी क्वेश्चन है, तो फिर उनमें उबने वाली कैसे बात। ठीक। अच्छा, ए इनवर्स हमारे पास निकल आएगा, क्योंकि दोस्तों अब 1 से गुणा करो या भाग करो कोई मतलब है नहीं। 1 से गुणा भाग करने पे वही वैल्यू सेम आ जाती। अगर कोई दूसरी वैल्यू हो जाती तो इसको अंदर ले जाते, दूसरी वैल्यू है नहीं तो इसलिए इसको ये कर देंगे, मतलब ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हम वही इक्वेशन उठाते हैं ये वाला और इसी को जरा सॉल्व करते हैं। तो क्या था इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन था x इक्वल्स टू था ए इनवर्स बी। x की जगह पे क्या था, x y z था। अच्छा, ठीक बात। ए इनवर्स हमने निकाल लिया है, क्या आया है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ऐसा कुछ आया है। ठीक बात। अच्छा, बी क्या आया है, बी क्या आया है या क्या था, बी था ये रहा 16 18 19। क्या था 16 18 19, ऐसा कुछ था 16 18 19 ये था। अच्छा, अब दोस्तों इसको जरा मल्टीप्लाई करा लेंगे, वही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई इसको जरा कराते हैं। मल्टीप्लाई कैसे कराया जाता है जरा समझ लो। मतलब इसका मल्टीप्लाई ऐसे कराएंगे, मतलब ऐसे 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 ऐसे, मतलब पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, x y z। चलिए जरा देख लेते हैं। जब 7 का 16 से कराएंगे तो 16 सत्ते 112 होता है, यहाँ लिख देंगे 112। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 18 का जब 3 से कराएंगे तो 18 का 18 18 दूनी 36 18 54 होता है, यहाँ लिख देंगे 54। माइनस 19 3 57 होता है तो यहाँ लिख देंगे 57 हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अच्छा, अब
मतलब पहले का पहले से हो गया, दूसरे का दूसरे से होगा, तीसरे का तीसरे से हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी 16 का -1 से कराएंगे तो यहाँ माइनस का 16, 18 का 1 से कराएंगे तो प्लस का 18, 19 का 0 से कराएंगे तो प्लस का 0 हो जाएगा। कोई तकलीफ? ठीक, अच्छा कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर -1 का 16 से कराएंगे तो माइनस की 16, 0 का 18 से कराएंगे तो प्लस का 0, अच्छा 1 का 19 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 19, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक बात। अच्छा और जरा देख लेते हैं क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, दोस्तों ये 112 है। अब ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे तो 50 50 अगर जोड़ो तो 100 और 7 और 4 जोड़ो तो 11, मतलब 111। 112 में 111 घटेगा तो दोस्तों क्या बचेगा, 1 बचेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा यहाँ माइनस के 16 प्लस के 18, तो 18 में 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक बात है। यहाँ ये माइनस का 16 और ये प्लस का 19, तो 19 में अगर 16 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 19 में 16 गया तो कितना बचेगा, 3। मतलब अगर हम कहा जाए तो इससे क्या आ गया, x बराबर 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू क्या है 3। मतलब x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर क्या 3। ये दोस्तों आव्यूह विधि से क्वेश्चन को सॉल्व हमने कर दिया। इसको हमने मतलब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं करना है। वो कह रहा है कि आव्यूह विधि से निम्न समीकरणों को हल करो और x y z के मान निकालो। देखो कितनी आसानी से हमने कितनी एग्जैक्ट आंसर ला दिए। दोस्तों अगर आप भी इस तरह के मान लो कोई भी क्वेश्चन आए, वैल्यू बदल दें और आप लोग निकालें, और ज्यादातर केस में क्या होता है कि हमेशा x की वैल्यू या तो 1 2 3 या फिर 1 1 2 या फिर 1 2 2 या फिर 1 2 3 या फिर 2 1 2 ऐसे ही समथिंग में आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। अगर इससे ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये जान लो कि आपने न्यूमेरिकल कहीं गलत कर दिया है, वैल्यू कहीं मिस कर दी है। तो दोस्तों ये दोनों न्यूमेरिकल मतलब ये दोनों न्यूमेरिकल कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि फिजिक्स पढ़ाने की आदत है इसलिए बार बार न्यूमेरिकल निकल जाता है। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बोर्ड एग्जाम में। अगर इनको आप तैयार कर लेंगे तो आपके 8 नंबर 8 8 16 नंबर एकदम क्लियर। अगर आपका फेल होने का डर है तो आप चार्जअप हो जाएंगे, अरे वाह मिल गया रामबाण का तरीका। अब हमें देखते हैं कौन फेल होने से मतलब कौन पास होने से रोकता है, फेल होने से कह रहे हैं। कोई पास होने से कौन रोकता है, किसी की हिम्मत नहीं है जो रोक दे। मतलब फुल कॉन्फिडेंस, फुल चार्ज एकदम भयंकर वाला कि अब कोई रोक नहीं पाएगा, चीर देंगे। फिर आप लोग कहेंगे गुरुजी आप हो, आप है पास कराओ अन्यथा हम फेल हो जाए। तो गुरुजी आप एक दया है, तो दया नहीं, ये 2 क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, रिवाइज करो, खूब तगड़ा रिवाइज करो, इतना ज्यादा रिवाइज करो कि इनका ब्लड में डाल लो, पर ब्लड में जब तक ब्लड में न चले तब तक इनका रगड़ो, खूब रगड़ो। ये क्वेश्चन भी माफी मांगे, गुरुजी छोड़ दो, गुरुजी माफ कर दो, या भैया बस छोड़ दो, कहने लगे तब तक इसको आपको रगड़ना है, तब तक लगाना है। और 16 नंबर बोर्ड एग्जाम में कंफर्म करने हैं, कंफर्म करने हैं, आज इस वीडियो में कंफर्म करने हैं। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यही वाले वीडियो में डिस्कस किए गए क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं जो क्या करूंगा, आगे के जितने भी वीडियो हैं, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं का सोल्यूशन अपने चैनल पे देने वाले हैं और लगातार देंगे, जिससे आपके कम समय में स्मार्ट वर्क की सहायता से अच्छी तैयारी हो जाए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो और क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज कर दीजिएगा और इसको दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।